हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला जो सीरीज़ है उसमें आज हम 33rd डे हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम प्रेसिडेंट का जो एक और इम्पॉर्टेंट पावर है, सो प्रेसिडेंट सेगमेंट का ये लास्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट का जो आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। उसको अच्छे से एक बार समझेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जो जारी करते हैं उसका पावर किस आर्टिकल से मिल रहा है, तो आर्टिकल 123 से। और क्या क्या प्रोविजंस इसके साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इसका मतलब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस को लेकर क्या क्या जजमेंट दिए हैं, वो सारा कुछ इस आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे हम लोग। पहले जब बेयर एक्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल 123 में कहता है कि इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं है, मतलब होंगे उसके अलावा, यानी कि या तो एक हाउस सेशन में नहीं है या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि ऐसे सर्कमस्टांस आ गए हैं जो कि उनके लिए इमीडिएट एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, तो ही मे प्रोमलगेट सच ऑर्डिनेंस एज द सर्कमस्टांसेस अपीयर टू हिम टू रिक्वायर। तो जब भी अनलेस पार्लियामेंट का दोनों सेशन हो, दोनों सेशन रहेगा तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर ऐसा नहीं है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों का सेशन ना हो या फिर कोई भी एक हाउस का सेशन ना हो, तो प्रेसिडेंट को लगता है कि अभी काफी जरूरी है कि इमीडिएट एक्शन लेना, तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस होता क्या है, तो ऑर्डिनेंस है टेम्पररी लॉ। क्या है? टेम्पररी कानून, जो पार्लियामेंट के सेशन में न रहते हुए प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 में और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन में न रहते हुए 213 में जारी कर सकते हैं। अब ये टेम्पररी लॉ इसलिए है क्योंकि कोई इमीडिएट एक्शन की जरूरत पड़े और सेशन ना हो तो उस समय इसको पूरा किया जा सके। और ये किन किन चीजों के लिए, तो अगर हम बात करेंगे यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशन एंड पावर, तो ऑर्डिनेंस का जो पावर और इफेक्ट है वो बिल्कुल सेम होगा जो कि एक पार्लियामेंट के कानून का होता है, या अगर गवर्नर की बात करें तो जो एक स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून का इफेक्ट होगा, वही पावर और इफेक्ट एक ऑर्डिनेंस का होता है। बस क्या है कि ये टेम्पररी नेचर का है, मतलब कि ये कुछ ही समय तक काम कर सकता है बिना पार्लियामेंट से अप्रूवल लिए हुए। तो यानी कि अगला पॉइंट यहां पे क्या समझना है कि पार्लियामेंट से अप्रूवल या स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल जरूरी है। बट अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है, तो हमने कहा कि पार्लियामेंट के पावर के को टर्मिनस है, तो जो जो पावर पार्लियामेंट के पास है ऑर्डिनेंस के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। केवल एक चीज का डिफरेंस यहां पे ध्यान रखना है, ऑर्डिनेंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, सो इट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाकी आपसे कुछ भी पूछा कि कोई नया टैक्स का रेट चेंज करना, टैक्स लगाना हटाना, जब नॉर्मल कानून पार्लियामेंट ऐसे कर सकता है तो ये प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस के द्वारा कर सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं कर सकते, संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री लॉज पे लिमिटेशन होगा वो ऑर्डिनेंस के ऊपर भी होगा। जैसे पार्लियामेंट के कानून के द्वारा आप एफआर को वायलेट नहीं कर सकते, तो ऑर्डिनेंस के द्वारा भी एफआर को वायलेट नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशन भी उसके साथ रहेगा। अब अप्रूवल की बात करते हैं कि हमने टेम्पररी कानून इसीलिए कहा क्योंकि इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और कंडीशन कहता है कि जो भी ऐसा ऑर्डिनेंस जारी किया गया होगा उसको पार्लियामेंट के सामने जब वो रीअसेंबल होगा तो उसके सामने रखा जाएगा और उसको 6 हफ्ते के अंदर दोनों हाउस से एक बिल रखकर अप्रूव कराया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी ऑर्डिनेंस का ड्यूरेशन मैक्सिमम बिना पास हुए कितना हो सकता है, तो मान लीजिए 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीना, और फिर असेंबल होने के बाद कितने समय में पास कराना है, 6 हफ्ते में। तो यानी कि एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ बिना पास हुए कितना होगा, 6 महीना 6 हफ्ता। और अगर ऑर्डिनेंस के लिए जो बिल रखा गया और वो पास नहीं हो पाया, वो फेल कर गया, रिजेक्ट हो गया हाउस में, तो जो भी ऑर्डिनेंस लैप्स करता है ऐसा, उसके अंदर किए गए एक्ट्स इनवैलिड हो जाते हैं। तो ये इसके साथ एक पॉइंट आपको समझना है। और रूल्स ऑफ द हाउस एक और कंडीशन इसके साथ लगा रहा है ड्यूरिंग अप्रूवल कि जब भी ऐसा कोई ऑर्डिनेंस के रिप्लेसमेंट में बिल पेश होगा तो सरकार एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी रखेगी हाउस में और बताएगी कि आखिर ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसके कारण प्रेसिडेंट को लगा कि इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, यानी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ठीक है, अब देखिए ऑर्डिनेंस का मिसयूज भी तो हो सकता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये उनका खुद का सेटिस्फैक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस भी जारी किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा किसके एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो हो सकता है कि ये पार्लियामेंट को बाईपास करने के लिए, किसी चीज के ऊपर डिस्कशन से बचने के लिए ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया जाए।
तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप देखेंगे तो पहला जो केस है दैट वाज आरसी कूपर केस। कौन सा केस? आरसी कूपर केस। उसमें कहा कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है उसका अपना तो कोई लायबिलिटी नहीं होगा, बट द सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन is subject to judicial review on the ground that immediate action was not required। यानी ऑर्डिनेंस जो जारी हो रहा है वो कोर्ट इस ग्राउंड पे चेक कर सकता है कि इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत थी नहीं उस समय, और उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी जो किया वो सही या डिजायरेबल नहीं था। एक तो ये कंट्रोल हो गया, और दूसरा चेक लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थ्रू डीसी वाधवा केस, या आप बात कर सकते हैं कृष्णा सिंह केस। दो केस हुआ, दोनों बिहार का ही केस है, डीसी वाधवा और कृष्णा सिंह केस। इन दोनों केस में क्या देखने को मिला कि एक लूपहोल इस ऑर्डिनेंस में छोड़ दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल लूपहोल है। और वो लूपहोल क्या कहता है कि मान लीजिए ये जो ऑर्डिनेंस की हम बात कर रहे हैं ये जारी हुआ, और इस ऑर्डिनेंस को जारी करने के बाद जब सेशन आया और बिल आपने रखा और बिल रिजेक्ट हो गया, 6 हफ्ते में पास नहीं हो पाया, तो वो ऑर्डिनेंस लैप्स करता है और उस ऑर्डिनेंस के अंदर किए गए सारे एक्ट्स इनवैलिड हो जाते हैं। लेकिन लूपहोल क्या था कि अगर वो ऑर्डिनेंस के रिप्लेसमेंट में कोई बिल सेशन आने के बाद रखा ही ना जाए, तब भी तो सेशन आने के 6 हफ्ते के बाद लैप्स तो कर ही जाएगा, लेकिन वैसे लैप्स ऑर्डिनेंस के अंदर जितने भी एक्ट्स किए गए होंगे वो वैलिड रहते थे, इनवैलिड नहीं होते थे। तो गवर्नमेंट क्या करना शुरू कर दी इसके लिए कि वो जब भी कोई ऐसा बिल जिसपे वो डिबेट अवॉइड करना चाहती थी या उसको लगता था ये पास नहीं होगा, उसको वो ऑर्डिनेंस के द्वारा लेकर आती थी। उस ऑर्डिनेंस के आते ही उस दिन से वो लागू हो जाएगा, तो जो भी काम है वो करती थी। सेशन जब आता था तो उसके बदले में कोई बिल नहीं रखती थी। 6 हफ्ते के बाद वो ऑर्डिनेंस लैप्स करेगा, लेकिन जो भी काम उस ऑर्डिनेंस के अंदर किया गया होगा वो इनवैलिड नहीं होगा। जैसे सेशन खत्म हुआ, सेम मैटर पे दोबारा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, फिर सेशन आएगा, बिल के रूप में नहीं रखा, फिर लैप्स होने दिया, बट एक्ट्स वैलिड रहेंगे। और इस तरह से करते करते सेम मैटर पे रीप्रोमलगेट करके बार बार ऑर्डिनेंस जारी करके कानूनों को बहुत समय तक खींचा गया। और ये बिहार में अगर आप देखेंगे 1967 से 1981 में 256 ऑर्डिनेंस जारी हुए, और ज्यादातर ऑर्डिनेंस जो थे वो रीप्रोमलगेशन के थे। सिमिलरली 89 से 92 में सीरीज ऑफ ऑर्डिनेंस बिहार में जारी किया गया था संस्कृत स्कूल्स का टेक ओवर करने के लिए। इन्हीं सबको देखते हुए डीसी वाधवा केस और कृष्णा सिंह केस दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सब्जेक्ट मैटर बदले हुए बार बार सेम मैटर पे ऑर्डिनेंस जारी करना बिना किसी इंटेंशन की इसको पास कराना है इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये एक फ्रॉड है संविधान के ऊपर, तो ऐसा अलाउड नहीं होगा। इसीलिए आप देखोगे कि इसके बाद से काफी कम हो गया, रीप्रोमलगेशन के केसेस नहीं मिलते हैं आपको ऑर्डिनेंस के लिए। तो जब ऑर्डिनेंस जारी होता है तो उसके रूप में बिल लाया जाएगा और उसको पास कराया जाता है। तो ये आपको पूरा ऑर्डिनेंस प्रोसीजर जो था, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट का था, उसके बारे में डिस्कशन था। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123? तो आर्टिकल 123 में किसके पास पावर ऑर्डिनेंस जारी करने का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट विद इन कितना टाइम फ्रेम? जब सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद, तो 6 हफ्ते। 6 हफ्ते में पास कराना है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तीसरा और चौथा का। और जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाले में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वैल्यू है वोट का, जब सारा कुछ कांस्टेंट रखा गया, पॉपुलेशन ये सब, तो कैसे 8 पॉइंट कम हुआ? उसका रीजन ये था कि जम्मू कश्मीर जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया इस बार के इलेक्शन में। तो ओवरऑल जब एमपी के वोट की वैल्यू की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के एमपी के वोट का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब इलेक्शन में क्या करते हैं हम, सारे एमएलएस के वोट के वैल्यू को जोड़ते हैं, फिर टोटल इलेक्टेड एमपी के सीट्स को डिवाइड करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के एमएलएस का ऊपर जो वोट का वैल्यू था वो नहीं जुड़ा, और नीचे बहुत कम ही नंबर कम हुए। जैसे कि अगर बात करेंगे जेएनके में 5 सीट था सपोज टोटल लोग इलेक्टेड सीट्स, तो वो इतना ही हम लोग जोड़ रहे हैं वहां पर 0.5 के आसपास लोकसभा के अंदर, फिर आपको 4 सीट राज्यसभा के अंदर। तो ओवरऑल ऊपर का नंबर जो है हमारा क्या हुआ, काफी कम हुआ है कंपैरेटिवली जो डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। इसीलिए ओवरऑल फ्रैक्शन अगर आप देखेंगे तो ये कम होगा, और 708 की जगह 700 एमपी का एक वैल्यू जो था वोट का वो हो गया 2022 के इलेक्शन में। तो हमने इसके साथ ही प्रेसिडेंट का जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो सारा कुछ कवर कर लिया है। आप इसका पूरा एक होलिस्टिक रिवीजन करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप फिर
कमेंट्स में बताएंगे। अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम है तो हम कमेंट सेक्शन के थ्रू आपको रिप्लाई भी देंगे। अगला आर्टिकल हम लोग एक ही आर्टिकल के थ्रू हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, मतलब एक वीडियो के थ्रू वाइस प्रेसिडेंट के सारे प्रोविजन को हम लोग कवर करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।